अस्सलाम वालेकुम। आज हम लंपी स्किन डिजीज़ को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे ये सेशंस तो मेरे पोल्ट्री पैथोलॉजी पे थे, लेकिन ये डिजीज़ आगे काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए आज इसको यानी कि डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, ये पॉक्स वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम बर्ड्स में देखें तो उनमें भी एक डिजीज़ है जिसको हम फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं, वो भी पॉक्स वैरायटी फैमिली से है वायरस। तो इसलिए इसकी जो रेप्लिकेशन साइकिल है ना और ट्रोपिज़म है वो सेम है दोनों के लिए, पैथोजेंसिस दोनों के लिए सेम है। हाँ, ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होगी, साइन सिम्टम्स ज़रा डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट हम सेशन में वो फाउल पॉक्स को देख लेंगे। रेप्लिकेशन यही होगी, एटोलॉजी तकरीबन सब कुछ सेम ही होगा, बस साइन सिम्टम में थोड़ा डिफरेंस होगा और ट्रीटमेंट में। तो ये जो वायरस है ये पॉक्स वैरायटी फैमिली से बिलोंग करता है। पॉक्स वैरायटी फैमिली जो है इसको दो सब फैमिली में डिवाइड कर दिया जाता है, कोर्डोपॉक्स वेरानी और एंटोमोपॉक्स वेरानी। ये जो एंटोमोपॉक्स वेरानी फैमिली है ये इंसेक्ट्स को अफेक्ट करती है, और जो कोर्डोपॉक्स वेरानी है ये एनिमल्स को अफेक्ट करती है, यानी मैमल्स को। तो आज हम इसी को देखते हैं। ये एंटोमो से कोई हमारा लिंक नहीं है। तो जो पॉक्स है बेसिकली ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है पॉक्स मार्क्स, या फिर इसको पस्ट्यूल्स भी कह देते हैं, जो कि बाद नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कोर्डोपॉक्स वेरानी फैमिली है इसके अंदर 10 जेनरा हैं। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ये भी लाइफ स्टॉक में डिफरेंट डिजीज़ काज करता है, जैसे कि स्मॉल रूमिनेंट में पीपीआर है, या लार्ज रूमिनेंट में। और इसके अलावा कैप्री पॉक्स वायरस है, ये कैप्री पॉक्स वायरस और सर्विड पॉक्स वायरस जो है ना, ये जो एलएसडी वायरस है मोस्टली आर्टिकल्स में लिखा गया है कि वो कैप्री पॉक्स वायरस जो जीनस है उससे बिलोंग करता है, उसकी स्ट्रेन है। लेकिन एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है वायरोलॉजी की, वेटरनरी वायरोलॉजी की, उस बुक में जो कि लेटेस्ट एडिशन आया है, उस बुक में लंपी स्किन डिजीज़ वायरस को ये सर्विड पॉक्स सर्विड पॉक्स वायरस जीनस जो है इससे बिलोंग करता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर हम जनरली देखें जो कैप्री पॉक्स वायरसेस हैं इसके होस्ट को अगर हम देखें तो वो रूमिनेंट्स हैं। जैसे ये शीप एंड गोट जो है ये स्मॉल रूमिनेंट है, और इसकी फैमिली जो है वो बोवाइडी फैमिली है। और एलएसडी वायरस जो है ये हॉर्स स्पेसिफिक है और ये कैटल को अफेक्ट करता है, और कैटल भी बोवाइडी फैमिली में आता है। लेकिन जो सर्विड है ना, सर्विड पॉक्स वायरस, ये डीएल को अफेक्ट करता है। सर्विड बेसिकली जो है ये डीएल की फैमिली होती है, तो एलएसडी को उसमें भी कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अगर जनरली देखें तो हम ज़्यादा जो हमें ऑथेंटिफिकेशन लगती है या बात ठीक लगती है वो कैप्री पॉक्स वायरसेस जो हैं जीनस, उसमें इसको कैटेगराइज करना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों इसको किया है। लेकिन ज़्यादा आर्टिकल्स या बुक्स में इसको कैप्री पॉक्स वायरसेस जीनस जो है इसी में कैटेगराइज किया गया है। ये जस्ट एक जो बात है बुक्स के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी इसको कंसिडर करें। नेक्स्ट लेपोरी पॉक्स वायरस है, ये जो रैबिट वगैरह उनको अफेक्ट करता है। सुई पॉक्स को करता है, याटा जो है ये ह्यूमंस को भी कर रहा है। पैरापॉक्स है, इसमें डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि मैमल्स को अफेक्ट करते हैं। एवी पॉक्स वायरस, ये वाला वायरस जो है ये फाउल पॉक्स काज करवाता है। ये आगे यही चीज़ लिखी हुई है, कैप्री पॉक्स वायरस, इसमें शीप पॉक्स वायरस आ जाता है, गोट पॉक्स वायरस और एलएसडी वायरस आ जाता है। इसी तरह ये सर्विड जो है ये जैसे मैंने बता दिया कि डील को अफेक्ट करता है, और इसके अंदर वो कुछ बुक्स में जो बहुत थोड़ी बुक्स में ना इसको ये कैटेगराइज किया गया है। जी, ये वायरस की मॉर्फोलॉजी है। पहले तो मैं बता दूं जी, जो पॉक्स वायरस है ना इसमें दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि ये लार्जेस्ट वायरस अभी तक जितने भी वायरस डिस्कवर हुए हैं, चाहे वो प्लांट से हैं, चाहे वो इंसेक्ट से हैं, चाहे वो ह्यूमंस या एनिमल से हैं, वो ये लार्जेस्ट वायरस है। ये इसके रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सबसे यानी कि इसका साइज़ जो है लार्जेस्ट वायरस है ये, और ये है तो डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। देखिए जितने भी वायरसेस हैं ना डीएनए वायरसेस, वो जाके न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन ये जो वायरस है इसके न्यूक्लियो कैप्सिड में, अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है। सपोज ये
उसका डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। इसके बाहर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसको न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। तो इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, ये ये इसका इन्वेल्प होता है। कुछ वायरस इन्वेल्प्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेल्प्ड होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ना, वो हर वायरस में होगा। तो खैर मैं बात कर रहा था कि ये वायरस लार्जेस्ट वायरस है और इसकी जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में नहीं होती। जबकि बाकी जितने भी डीएनए वायरसेस हैं उन सब की जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। साइटोप्लाज्म में आरएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन होती है। तो इसकी वायरस की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में क्यों होती है, वो न्यूक्लियस में क्यों होती है, उसकी रीज़न बिल्कुल क्लियर है। ये इसका साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक तो ये रीज़न है, लेकिन ये कोई ख़ास नहीं है जो आर्टिकल में लिखेगी, लेकिन जो इसकी बिल्कुल कह लें आप ऑथेंटिक सी रीज़न है वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ना वायरस का, उसके ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोकैप्सिड है या डीएनए वायरस है, इसके अंदर वो सारे के सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एक वायरस को उसकी रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। वो हम रेप्लिकेशन में देखते हैं वो कौन कौन से एंजाइम है। तो ये वजह है कि ये वायरस इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझता कि वो न्यूक्लियस में जाए और वहाँ पे जाके खुद को रेप्लिकेट करे। इसलिए साइटोप्लाज्म में वायरल कॉलोनी क्रिएट करता है जिसे हम वायरोसोम कहते हैं या वायरल फैक्ट्री कहते हैं। सॉरी। तो ये उन वायरल कॉलोनी या वायरल फैक्ट्री या वायरोसोम जो भी कहें उसमें ये वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो खैर ये लार्जेस्ट वायरस है और ये लार्जेस्ट वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर, मतलब ये फॉर्म ये बिल्कुल इस तरह का होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड वायरस है ये। तो कैप्सिड जो है इसका ब्रिक शेप कैप्सिड होगा, मतलब कि इस तरह का कैप्सिड होगा। अगर अगर 3D में देखें हम तो इसको ये शायद इस तरह का नज़र आएगा, ब्रिक शेप। सिंपली को ये जो ईंट जो होती है, ईंट उस तरह का ये इसकी शेप होती है, वैसे होता है, दिखता है तकरीबन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वैसे इसको लाइट माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी इंक्लूजन बॉडीज़ को, क्योंकि ये बता चुका हूँ ये लार्जेस्ट वायरस, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिख जाता है। तो ये जो इसका कैप्सिड है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसका कैप्सिड है वायरस का, ये अंदर डीएनए है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, जो लिखे 120 प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि वायरस को रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती हैं। तो ये डायग्राम है, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे मेच्योर वायरस एंड इन्वेल्प्ड वायरस के बारे में बताया गया है, ये हम रेप्लिकेशन में देखते हैं ये मेच्योर वायरस क्या है और इन्वेल्प्ड वायरस क्या है। वैसे सिंपली पता लग जाता है। इन्वेल्प्ड में बस इसके एडिशनली एक वायरल मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसके बाहर नहीं होती है। इसके अंदर ये जो नज़र आ रही है ये ट्यूब्यूल्स हैं, जबकि इसके ऊपर बाहर ये इन्वेल्प्ड भी है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, सॉरी लिपिड का बना हुआ है। इसके बाद इन लिपिड के बाद मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये लेटरल बॉडीज़ हैं। साइड पे जो खाली जगह है ना, उसको लेटरल बॉडी कहते हैं। और उसके अंदर ये जो ग्रीन सा दिखाया गया है, ये वाली लाइन, ये कोर है वायरस का। और इस कोर के अंदर ये जो लाइट ब्लू कलर का है ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, और इसके अंदर वायरस का डीएनए मौजूद है, जीनोम मौजूद है, जो कि डबल स्टैंडर्ड लीनियर फैशन में है। आगे ये फैक्टर्स, आगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं डिजीज़ काज करने में, लंपी स्किन डिजीज़ काज करने में, वो ये है कि इम्यूनो सप्रेस्ड एनिमल। अब वैसे ये एक हेल्दी एनिमल क्यों इम्यूनो सप्रेस्ड होगा जी? जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं वो बेसिकली इम्यूनो सप्रेस्ड एनिमल ही कंसिडर हैं। रीज़न क्या है, उनके जो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो मेंटेन होता है। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि बिल्कुल माइनर रोल प्ले करते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है ये इम्यूनोसप्रेशन काज करवाता है। सॉरी, इम्यूनोसप्रेशन काज करवाता है। तो वो एक प्रेग्नेंट हेल्दी एनिमल एज़ कम्पेयर टू अदर हेल्दी एनिमल वो इम्यूनोसप्रेस्ड ही है। तो इस वजह से ये इनका अटैक उन पे ज़रा इजी हो जाता है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है तो ये इजीली इन्वेड कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एज ऑफ कैटल्स, मतलब जितने भी डिफरेंट एजेस के एनिमल है उनको अफेक्ट करता है कैटल को, चाहे वो काफ है, हिफर है या फिर अडल्ट कैटल है।
आल्सो बफेलो को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये लिमिटेड वायलेंसी काज करवाता है। ये बफेलो को इफ़ेक्ट करता है लेकिन लिमिटेड वायलेंसी क्यों काज करवाता है, उसकी रीज़न हम एप्लीकेशन में देखते हैं। और इसी की वजह से इसको होस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेन कहा गया है, LSD वायरस को ना। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कि ये सिर्फ स्पेसिफिक होस्ट पे ही अटैक करता है। और जिस तरह ये आजकल सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, यहाँ पे कुछ जाहिल लोग कह रहे हैं जी फ़लाँ ने ईद पे कुर्बान किया था जानवर LSD का, उसका गोश्त खा लिया तो उसको जी पोक्स हो गया है, उसके चेहरे पे नोड्यूल्स निकले हैं या वगैरह। ये सब झूठी हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये वायरस होस्ट स्पेसिफिक है, वो क्यों है ये हम एप्लीकेशन में देखते हैं। ये जस्ट एमी बातें बनाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर्सनली बताऊँ, इस एनिमल का ना गोश्त यूज़ करना चाहिए या मिल्क यूज़ करना चाहिए। जबकि आपको आर्टिकल्स में या बुक्स में मिलेगा कि उसको अगर हम स्टेराइल करते हैं तो या फिर स्टेराइजेशन करते हैं। वैसे स्टेराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि घरों में नहीं किया जा सकता। हाँ, कुकिंग जो है मीट की वो हमारे यहाँ 100 डिग्री पे ही होती है और अच्छे से होती है। तो इस वजह से गोश्त को तो हम यानी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो मिल्क है वो हमारे यहाँ मतलब कि हम जस्ट 2-3 बार बॉईल करते हैं, उसके बाद पी लेते हैं। वो कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं है, प्रोसेस में नहीं आता स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में बॉयलिंग। तो बुफेलो को ये इफेक्ट करता है, लेकिन इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी है वो हम एप्लीकेशन में दें। इसके अलावा स्ट्रेस, ये तो एक नॉर्मल सा फैक्टर है। इंसेक्ट बाइट वायरस जो है ना, इसकी दो तरह की सॉरी, दो तरह की इसकी स्प्रेड देखा गया है। एक शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रेड, एक है लार्ज डिस्टेंस स्प्रेड। शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रेड जो है इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट है। सपोज एक एनिमल को हुई है तो उस वो एक दो एनिमल है, एक को हुई है दूसरे को नहीं, तो वो एक ही जगह से चारा खा रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो दूसरे को भी चारे के थ्रू हो जाएगी। वो कैसे होगी? बिकॉज ये जब चारा खाते हैं, आपको पता है टंग जो है एनिमल की वो प्रीहेंशन के लिए यूज़ होती है। और टंग के ऊपर सलाइवा होता है, ये सलाइवा के थ्रू फीड में जाता है और वो फीड से होकर दूसरे एनिमल में चला गया। ये होगी डायरेक्ट। इसके अलावा जो फॉर्मेटिस है, यूटेंसिल्स हैं, पानी है, वाटर वगैरह वगैरह, वहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है, ये शॉर्ट डिस्टेंस। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस जो है इसकी है स्प्रेड है, वो इंसेक्ट के थ्रू पॉसिबल है। और ये एक इंसेक्ट है, वो इन्फेक्टेड एनिमल से उसने वहाँ से उसको बाइट किया, देन वो जाके 20 किलोमीटर दूर जो है या फिर ज़्यादा उससे दूसरे एनिमल को जाके बाइट करता, तो उसको LSD हो जाती है। तो उसका लॉन्ग डिस्टेंस जो है स्प्रेड वो इंसेक्ट के थ्रू इसका पॉसिबल है। इसके अलावा और भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम ट्रीटमेंट में आगे डिस्कस करते हैं। जो प्रैक्टिशनर हैं वो उन्होंने पाकिस्तान में इसको ज़्यादा स्प्रेड करवाया है। प्रैक्टिशनर का इसमें बड़ा कसूर है और मैं कहता हूँ वो जाहिल तरीन प्रैक्टिशनर हैं। इसको खैर हम ट्रीटमेंट में देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, समर और स्प्रिंग वेदर में इसकी आउटब्रेक पॉसिबल है। रीज़न ये है कि समर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है और स्प्रिंग में भी तकरीबन तकरीबन इंक्रीज़ होता है, लेकिन स्प्रिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और आगे लिखा है ब्रैकेट में कि स्पेशली आफ्टर रेनफॉल, मतलब जब बारिश होती है उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है उसका लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये दोनों पॉइंट होते हैं, पॉसिबल होते हैं, तो सॉइल में ना एग मौजूद होते हैं जो कि प्रीवियस साइकिल में इंसेक्ट ने एग दे दिए होते हैं और वो साइलेंट फेज़ में होते हैं। उनको स्टिमुलस चाहिए होता है, और वो स्टिमुलस कौन से? वो ये दोनों स्टिमुलस हैं, यानी उनको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है और उनको ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई चाहिए होती है इन्वायरमेंट में। ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये दोनों फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं तो वो क्या होता है, वो रेप्लिकेशन फेज़ जो उनका स्टॉप होता है उसको वो स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ से फिर वो इंसेक्ट जो है वो एग से बाहर जाते हैं और अपना जो है एडल्ट होते हैं, और इस तरह वो सेपरेट करते स्प्रेड करते हैं इस डिज़ीज़ को। तो इस वजह से ये स्प्रिंग और समर या फिर आफ्टर रेनफॉल इसका आउटब्रेक जो है, और जो कि आजकल आपको देखने में आ रहा है, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट आ गया पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस में पहले हम देखते हैं कि वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है खुद को। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ ये बॉडी के अंदर कैसे आएगा। जी, ये पॉइंट,
तो वायरस जो होगा ये इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में आएगा, या फिर अगर स्किन कहीं से ख़राब है, वूंड है, तो ये डायरेक्ट वूंड के थ्रू भी आ सकता है। वूंड के थ्रू, सपोज वूंड है, वूंड के थ्रू ये जाएगा ब्लड में। तो एक तो रूट ये हो गया इसका। दूसरा रूट है वायरल इंजेक्शन। वायरल जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही जगह दो एनिमल खाना खा रहे हैं, एक इन्फेक्टेड है तो दूसरा ठीक है, या दूसरे को हो जाएगी। तो वो जो इन्फेक्टेड फीड है या वाटर है, तो उसके थ्रू ये वायरस जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपको पता है अब्जॉर्प्शन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये अब्जॉर्प्शन के बाद जो है ये ब्लड में जाएगा। ब्लड में जब कोई भी वायरस जब ब्लड में होगा तो उसको हम मेडिकली हम टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम वायरीमिया कहते हैं। वायरीमिया मतलब वायरी मतलब कि वायरस, एंड ईमिया मतलब ब्लड, मतलब ब्लड में वायरस मौजूद होगा। तो उसके बाद ये जाएगा ब्लड, जो ब्लड सप्लाई है वो बॉडी के हर ऑर्गन में है। उसके बाद ये माइक्रोवास्कुलेचर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो स्किन के जो ब्लड सप्लाई करती है ना, जो ब्लड वेसल, वो बिल्कुल छोटी सी हैं, उनको माइक्रोवास्कुलेचर का नाम देते हैं। तो ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये उनमें जाएगा, और वहाँ पे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है जिसे हम कैरोटिनोसाइट्स कहते हैं, ये वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करेगा। आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ स्किन वगैरह की लेयर वगैरह। तो फिर वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट तो बेस ने कर लिया। तो आपको पता है कि स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। स्किन बेसिकली क्या है, स्किन बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है, और किसी भी एपिथेलियल सेल्स की आप देखो ना, हिस्टोलॉजी देखो। ये सपोज एक एपिथेलियल सेल में बनाया है, ये कोलमनर एपिथेलियम बना रहा हूँ मैं। इनकी बेस पे न्यूक्लियस होता है, और इनके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है लेमिना प्रोपरिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। लेमिना प्रोपरिया के बाद आती है सब म्यूकोजा वगैरह वगैरह। तो ये जो लेमिना प्रोपरिया है ना, इसमें डिफरेंट इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि जिनमें स्पेशली मास्ट सेल हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी थर्मल इंजरी या कोल्ड इंजरी या रेडिएशंस, या फिर फिज़िकल इंजरी या केमिकल इंजरी वगैरह वगैरह। और इसी तरह यहाँ पे मोनोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। तो जो आफ्टर एप्लीकेशन इन केराटिनोसाइट्स वायरस जो है ये सेकंड वारीमिया काज करता है, लेकिन जो सेकंड वारीमिया होगा वो थ्रू मोनोसाइट्स होगा। तो मोनोसाइट्स के थ्रू ये सेकेंडरी वारीमिया काज करेगा, और इस फेज़ में ये जाके साइन सिम्टम्स शो करवाएगा एनिमल के। और इस वक्त ये फेमिलियर डिज़ीज़ जो है वो लाइलाज ही समझे हो चुकी होगी, बिकॉज़ बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट भी करने पे इसका वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, जैसे कि सीरम यूज़ करवाएं या वगैरह वगैरह। तो हम वापस चल के जाके इसकी रेप्लिकेशन देखते हैं वायरस की। तो रेप्लिकेशन में जो पहला स्टेप होता है वो वायरस की सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है। और सेल रिकॉग्नाइजेशन ऐसे होती है, कोई भी वायरस है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक स्पाइक्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे वायरस के ऊपर। वो जाके सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ बाइंड होने की कोशिश करेगा। अगर तो वो बाइंड होते हैं तो समझे सेल रिकॉग्नाइजेशन हो गई, वायरल सेल रिकॉग्नाइजेशन हो गई। अगर वो नहीं होता तो वो नेक्स्ट इस तरह वायरीमिया के दौरान बॉडी में घूमता रहेगा, और वो स्पेसिफिक सेल्स को तलाश करेगा बॉडी में जहाँ पे वो बाइंड हो सकता है। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं ना वो अननोन है, अभी तक अननोन है, जबकि इसके ऊपर रिसर्च हो रही है 1949 से। और इसकी रिसर्च के दौरान ही एडिनो वायरस डिस्कवर हो गया था, लेकिन अभी तक इसके रिसेप्टर्स जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुए। बट कुछ आर्टिकल्स में लिखा गया इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटेग्रिन्स हैं, या फिर GAGA, मतलब कि ग्लूकोजा अमाइनोग्लाइकेन, ग्लाइको अमाइनो, हाँ ग्लूकोजा ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेन जो है ना, सॉरी ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेन कहते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं या फिर इंटेग्रिन्स हैं। इंटेग्रिन्स तो वैसे हर न्यूक्लिएटेड सेल पे हैं, और वो ये नॉर्मली यानी कि एक्ट एज अ को रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं। तो ये सेल पे जब जाके बाइंड होता है उसके बाद इसकी फ्यूजन होती है। फ्यूजन के बाद इसकी एंडोसाइटोसिस होती है, या फिर सिंपली ये डिफ्यूजन के जिसका हम टर्म यूज़ करते हैं डिफ्यूजन, उसके थ्रू ये सेल में आ जाता है।
या फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू आता है। एंडोसाइटोसिस जो होगी वो क्लैथ्रिन मीडिएटेड होगी। अब डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि ये जाके बस सेल मेम्ब्रेन से वैसे ही क्रॉस कर जाएगा, नहीं, डिफ्यूजन के लिए भी इसको वो रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है जो कि अननोन है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इंटेग्रिन्स हैं और GAG है। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, ये रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे दो तरह से दिखाया गया है। ये वायरस आ रहा है और वायरस यहाँ पे आगे अटैच हुआ है, इसके बाद ये सेल के अंदर आएगा, ये वेजिकल बन गया है, इसके सराउंडिंग में ना वेजिकल बन गया है। अब जैसे ये अंदर आएगा, इसके जो बाहर वाले प्रोटीन हो गए वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे वेजिकल के अंदर, और जो उसके अलावा इस वायरस को वेजिकल से बाहर निकलने के लिए भी उन प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि ये। तो अब सेल वाहिद आ गया। अब सेल जब साइटोप्लाज्म में आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में एडिनो वायरस की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया था कि कोई भी सेल है, सपोज ये सेल है, इसके जो है ना स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से मेंटेन है। तो ये यहाँ पे सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी की सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंटर्स के गिर्द जो है ना वो इकट्ठा हो रही हो, उस सेंटर को हम MTO कहते हैं, MTOC कहते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यहाँ पे ये जो सेंटर होता है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, और जो DNA वायरसेस है ना वो बहुत चालाक होते हैं, वो इस सेंटर को यूज़ करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस के करीब पहुँच सके। अब ये जो वायरस है, लार्जेस्ट वायरस है, न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उस सेंटर पे जाके वहाँ पे एक वायरल कॉलोनी क्रिएट करेगा, जैसे कि ये नज़र आ रहा है लाइट ब्लू कलर में आपको, वायरल फैक्ट्री स्टेप 2 में लिखा गया है इसको। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है डाइनिन प्रोटीन, होता है कैनेंसिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन जो होता है जो वायरस को सेल मेम्ब्रेन से उठा के उस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के करीब लेके जाता है, और उसके बाद एक कैनेंसिन प्रोटीन होता है जो कि वायरस को, रेप्लिकेटेड वायरस को, उसके जो प्रोजेनी है, उसके जो बच्चे हैं, न्यूली सेंथेसाइज्ड जो वायरस हैं, उनको उठा के वापस सेल मेम्ब्रेन तक लेके आता है। और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये जो दोनों प्रोटीन है, डाइनिन या कैनेंसिन, इनको हम मोटर प्रोटीन कहते हैं। और ये डिफरेंट जो सेल के अंदर चीज़ें बाहर से अंदर आ रही होती हैं, अंदर से बाहर जा रही होती है, ये इनके थ्रू हो रहा होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। तो वायरस जो है ये वायरल फैक्ट्री क्रिएट कर देता है। वायरल फैक्ट्री क्रिएट करने के बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये वायरल का जो कैप्सिड है ना ये डाइजेस्ट हो जाता है, और उसका बाहर वाला इन्वेल्व डाइजेस्ट हो गया। अब उसका कैप्सिड बाहर आ गया, कुछ देर बाद उसका कैप्सिड भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये देखिए ये इसका DNA साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इसके DNA के बताता हूँ कि इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है। सपोज ये एक सेल है, होस्ट सेल है, और ये जो सेल होगा ना ये या तो केराटिनोसाइट्स होगा, यानी जिसे हम स्ट्रेटम कोनियम कहते हैं। स्किन की 5 लेयर होती हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो सबसे नीचे होगी स्ट्रेटम बसेले। स्ट्रेटम बसेले के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम होगी मेरे पास जी। ये देखिए, सबसे नीचे जो होगी वो होगी बेजल लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम बसेले कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइनोसम के बाद ग्रेनुलोसम, और उसके बाद कोनियम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये 4 लेयर हैं। ये स्ट्रेटम यहाँ पे कहते हैं, एक और लेयर होती है जो कि बड़ी थिक लेयर होती है, जिसको हम स्ट्रेटम लूसिडम कहते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो थिक लेयर है ना ये बॉडी के सिर्फ उस स्किन के हिस्से पे होगी जो कि बड़ी थिक होती है। जैसे हम अपने पाम को देखें या फिर अपना पाँव को देखें, तो उसके जो नीचे जो स्किन होगी वो बड़ी थिक होती है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटम बसेले प्रेजेंट होती है। लेकिन जो नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर ये स्ट्रेटम बसेले नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे 4 लेयरें शो की गई है। तो ये स्ट्रेटम कोनियम है ना, ये केराटिनोसाइट्स की बनी होती है, डेड सेल की बनी होती है। तो ये वायरस जो है ना ये इनमें जाके, यानी स्ट्रेटम कोनियम में जाके रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स में जाके रेप्लिकेट करता है। बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स हैं वो तकरीबन तकरीबन एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलके बने हैं, ऑर्गन्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट। तो ये वायरस जाके डिफरेंट जगह रेप्लिकेट करता है। ये स्किन जो है ये भी एपिथेलियल की बनी है। डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अलावा लिवर के अंदर जो
उसके वो जो साइनोसाइड्स हैं वो भी एपिथेलियल सेल की जो हैं वो एपिथेलियल सेल ने लाइंड की हुई हैं, यानी कि उन्होंने वहाँ पे वो लाइन वो कहते हैं ना वो साइनोसाइड लाइंड बाय एपिथेलियल, मुझे नहीं पता उर्दू में मैं कैसे इसको कहूँ। तो वहाँ पे भी एपिथेलियल सेल जो है ना मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक देख लो, वहाँ पे वो स्लेटेड सूडो कोलुमनर एपिथेलियल मौजूद है। और ट्रैकिया देख लो, नेजल कैविटी देख लो, इवन के आई के ऊपर जो कोर्निया है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसकी भी 3 लेयर हैं और उसकी जो पहली लेयर है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है। तो ऑलमोस्ट बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह की एपिथेलियल सेल मौजूद हैं। तो ये उनमें जाके रेप्लिकेट करता है वायरस, मतलब कि इसने तो ओवरऑल बॉडी को यानी कि वो इन्फेक्ट कर लिया है। और इसके अलावा एक केरेटिनोसाइट जो है ना, ये इसकी मेजर साइट है रेप्लिकेशन की, इसलिए इसके जो नोड्यूल्स हैं वो स्किन के ऊपर तो बनते हैं, वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर भी नोड्यूल मौजूद है। ये आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी पिक्चर्स वायरल हुई हैं कि उसका लीवर ख़राब है, उसके लंग्स ख़राब है, उसका पेंक्रियाज ख़राब है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, और वो ट्यूमर की तरह नोड्यूल्स बने हुए हैं उसके ऊपर। तो ये एक सेल है, सेल में ये इसने ये ग्रीन कलर में ना वायरल कॉलोनी क्रिएट कर ली है, वायरल फैक्ट्री इसको कह देते हैं। अब ये वायरस जो है ना, इसका डीएनए आ गया यहाँ भाई। इसका डीएनए स्पोज जो है ना वो 3 तरह का होता है, होता है एक तरह के, लेकिन उसमें 3 तरह के जीन्स होते हैं। जैसे यहाँ मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम अर्ली जीन कह देते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जो इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, अब मैंने पहले बता दिया, इसके अंदर इसके न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर 120 प्रोटीन है। वो बेसिकली प्रोटीन, उसमें से कुछ एंजाइम्स हैं, तो कुछ वो प्रोटीन है जो कि वायरस को न्यूक्लियोकैप्सिड से बाहर निकलने में हेल्प आउट करते हैं। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा सबसे पहले इस हिस्से की, ये जो मैंने आपको बताया है, मार्क किया है, ये वाला ब्लू वाला हिस्सा, इसको हम अर्ली जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब अर्ली जीन एक्सप्रेशन होती है तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ जी। वो प्रोडक्ट्स ये होंगे जो कि अर्ली जीन एक्सप्रेशन में होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हम उसे अनकोटिएज कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को बताते हैं। इसके अलावा टाइम टाइम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किसी भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट डीएनए है ना, जीन्स हैं, इंटरमीडिएट जीन्स हैं, उनकी रेप्लिकेशन में यूज़ होगा। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, VHRM ये प्रोड्यूस करवाएंगे अर्ली जीन एक्सप्रेशन। अब ये VHRM क्या होता है, इसको हम वायरल होस्ट रिस्पॉन्स मशीनरी या मैकेनिज़्म कह देते हैं। अब ये होता क्या बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। तो ये जीन जो है, अर्ली जीन जो है, इसके प्रोडक्ट्स का आपको पता लग गया। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें डीएनए पोल होगा और VHRM होगा। इसको हम डिस्कस करते हैं कि VHRM क्या होता है। और यही जो प्रोटीन्स है ना, बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं VHRM। ये बेसिकली प्रोटीन है जो कि अर्ली जीन एक्सप्रेस होती हैं। जीन एक्सप्रेस होने के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन जो होगी वो होस्ट के राइबोसोम्स के थ्रू होगी, वायरस के पास अपने राइबोसोम्स नहीं होते। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो ये VHRM होते हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो होते हैं साइटोकाइंस। मतलब जो वायरस है वो बिल्कुल होस्ट के साइटोकाइंस की तरह साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। मैंने सी के लिख दिया साइटोकाइन। इसके अलावा वो साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज़ करता है। साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। साइटोकाइन
बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये जो साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और साइटोकाइंस हैं, ये क्या होता है, ये सेल से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, होस्ट के सेल से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो ये जो साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, आपको पता है जैसे ही बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको किल करने के लिए, यहाँ पे बॉडी को क्लियर करने के लिए उस पर अटैक करता है। तो वो कैसे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम जो सेल्स है ना, सपोज एक जो न्यूट्रोफिल्स है वो दूसरे न्यूट्रोफिल्स को बुलाने के लिए, यहाँ पे एक जो न्यूट्रोफिल्स है वो मैक्रोफेजेस को बुलाने के लिए कुछ मीडिएटर्स रिलीज करता है, उनको हम इंटरल्यूकिन कहते हैं। इंटरल्यूकिन जो है ये साइटोकाइंस की क्लासिफिकेशन में आते हैं। इंटरल्यूकिन, कीमोकाइंस, ये दोनों साइटोकाइंस ही हैं बेसिकली, मेजर टर्म है साइटोकाइन। तो वो साइटोकाइंस रिलीज़ करता है ताकि वो मज़ीद इम्यून अपनी जो आर्मी है उसको बुला सके। लेकिन ये जो साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना वायरस के, ये जाके जो साइटोकाइन एक न्यूट्रोफिल ने रिलीज़ किए ना, सपोज एक न्यूट्रोफिल है उसने साइटोकाइन रिलीज़ किए हैं, तो ये साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन्स जाके उन साइटोकाइंस को पकड़ लेते हैं, वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। सपोज ये न्यूट्रोफिल ने एक साइटोकाइन रिलीज़ की है, ये होस्ट के साइटोकाइन को पकड़ लिया, ये उसने वायरस के साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन ने। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ आगे। सपोज ये न्यूट्रोफिल ने साइटोकाइन रिलीज़ किया है मज़ीद आर्मी बुलाने के लिए, इम्यून आर्मी को, लेकिन ये जो वायरस का साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन है उसने इसको जाके पकड़ लिया है, मतलब इसने मज़ीद आर्मी को बुलाने के लिए जो सिग्नल था उसको वो ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है वायरस। अच्छा जी, अब ये जो साइटोकाइन है इनका क्या रोल होता है, ये जो वायरस के साइटोकाइन है ये क्या कहते हैं, ये जाके सेल जो है होस्ट का सेल, उसके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर होते हैं, जैक-स्टैट रिसेप्टर होते हैं, वन पास रिसेप्टर्स होते हैं, GPCR रिसेप्टर होते हैं जिसे हम जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। ये डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं इनके तो ये वहाँ पे जाके बाइंड होता है। जब ये वहाँ पे जाके बाइंड हो गया, सपोज ये सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, साइटोकाइनिन, ये वायरस का साइटोकाइन है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ये वायरस ने साइटोकाइन रिलीज़ किया, सेल से बाहर निकाला और ये सेल के ऊपर आके बाइंड हो गया। इसको हम ऑटोकाइड कह देते हैं फार्माकोलॉजी या फिजियोलॉजी की टर्म में। तो ये क्या करेगा, ये सेल की एपोप्टोसिस को रोक देगा। इसके अलावा ये सेल्स जो है ना, होस्ट का सेल डिफरेंट तरह के सिग्नल्स रिलीज़ करता है और ये भी इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है कि मेरे अंदर कुछ ख़राबी है, या तो मुझे आगे मेरे अंदर से उस चीज़ को निकाल दो या फिर मुझे आगे किल कर दो। नेचुरल किलर सेल्स जो है ना बेसिकली ये वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं ये उनको यानी कि सिग्नल देता है। तो ये जो वायरस ये ब्लड चला कर ये उस सिग्नल्स को भी इनहिबिट कर देता है। ये क्यों इनहिबिट करता है, क्योंकि इसको अपनी रेप्लिकेशन के दौरान किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। ये फर्स्ट वारीमिया के बाद होता है। तो खैर वो इसके अंदर ये अर्ली जीन एक्सप्रेशन आ गया, इसके बाद अब इंटरमीडिएट जीन एक्सप्रेशन होगा। ये डीएनए था, ये इतना हो गया अर्ली जीन एक्सप्रेशन। अब अर्ली जीन एक्सप्रेशन के दौरान ही इसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिलीज़ किए थे जो कि जीन एक्सप्रेस करवाएंगे इंटरमीडिएट जीन एक्सप्रेशन, जो कि इस हिस्से में होगी। अब इसी तरह इंटरमीडिएट जीन एक्सप्रेशन में कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो जो लेट जीन एक्सप्रेशन के लिए होंगे, कुछ अदर प्रोडक्ट्स होंगे, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। जी ये देखें लिखा भी हुआ है VHRM के बारे में। ये होस्ट रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं, वायरल साइटो काइंस होते हैं यानी कीमोकाइंस होते हैं, कीमोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा ये वायरस की बेसिकली जो कीमोकाइन या साइटोकाइन ये वायरस की एंटी वायरल एक्टिविटी होस्ट सेल की एंटी वायरल एक्टिविटी को रोक देते हैं, इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं। तो ये इनका काम होता है VHRM का। ये वही साइकिल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको रेप्लिकेशन, ये अर्ली प्रोटीन्स बने हैं, अर्ली रेप्लिकेशन के नतीजे में फिर ये इंटरमीडिएट प्रोटीन्स बने हैं। इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में एक प्रोटीन मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएगा एक जीन। वो इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होंगे वो लेट जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे।
तो ये सारा सिस्टम होता है। इसी तरह लास्ट जो है ना पोर्शन ऑफ डीएनए, फिर ये वाला पार्ट जो ये एक्सप्रेस होगा, और ये जो एक्सप्रेस होगा ना, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मैं पहली वीडियो में अपनी बता दिया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं वायरस का। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे जो कि अर्ली जीन एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट जीन एक्सप्रेस होगी, फर्स्ट जीन कैसे एक्सप्रेस होगी, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए, उसकी रेप्लिकेशन के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमें आरएनए वो चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए जिसको हम ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। वो सारे एंजाइम जो हैं वो लेट जीन एक्सप्रेशन में शो होंगे, वहाँ से बनेंगे और सेल के अंदर आके न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और इस तरह ये सेल जो होस्ट के सेल से, वायरस जो है होस्ट के सेल से बाहर निकलेगा और अपने सराउंडिंग सेल्स को ये अफेक्ट करेगा। तो एक जनरल सी इसकी रेप्लिकेशन थी। अब ये जो वायरस है ये बफेलो को क्यों अफेक्ट नहीं करता, ये ज़्यादा नहीं करता लेकिन करता है, लेकिन उसको ज़्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं करता, जबकि कैटल को ज़्यादा सीवियर इफेक्ट करता है। उसकी रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया, इस वायरस की जो जीनोम है, ये जो बिल्कुल पेरिफेरल रीजन है ना, इसको हम अर्ली जीन्स कहते हैं। अब ये जो अर्ली जीन्स है ना, ये पोक्स वैरायटी फैमिली में जितने भी वायरसेस हैं उनकी रेप्लिकेशन सेम है, लेकिन ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ग्रीन से कलर का, अर्ली जीन्स, ये यहाँ पे हम इनको पेरिफेरल जीन्स कहते हैं। ये स्ट्रेन टू स्ट्रेन डिफरेंट है। तो ये जो अर्ली जीन्स एक्सप्रेशन है ना, ये ज़्यादा शो होता है कैटल के अंदर, जबकि ये बफेलो में शो होता है, लेकिन उस कदर नहीं होता जिस कदर ये कैटल में शो होता है। तो इसी वजह से ये जो पार्ट है ये होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करवाता है एलएसडी वायरस की। इसीलिए एलएसडी वायरस जो है ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये गोट एंड शीप को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये कैटल को ये बफेलो को अफेक्ट नहीं कर सकता, ना ये किसी और स्पीशीज़ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह हैं ये सब के सब अहमी अफवाहें हैं, ये ह्यूमन को अफेक्ट नहीं कर सकता वायरस। लेकिन इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके मीट कंजप्शन को और मिल्क कंजप्शन को। रीज़न ये है, आज से कुछ 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक हुई थी। इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक ऐसी हुई थी कि पिग से शुरू हुई थी, उसकी स्ट्रेन और थी, जो बर्ड में थी उसकी स्ट्रेन और थी। हम तो खैर एज अ मुस्लिम नहीं यूज़ करते पोर्क को, पोर्क होता है पिग मीट, हम तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जो यूरोपियन साइड पर लोग हैं या फिर मंगोल हैं या चाइनीज़ हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या, वो जो स्ट्रेन थी पिग की वो ह्यूमन में गई, वो जो स्ट्रेन थी बर्ड की वो ह्यूमन में गई। उसने वहाँ पे जाके जेनेटिक एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट जो होता है उस चीज़ को अडॉप्ट किया और नई स्ट्रेन जो है वो डिस्कवर हुई। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, एलएसडी के इन्फेक्टेड एनिमल के मीट कंजप्शन को और मिल्क कंजप्शन को, कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मतलब कि मसला हो जिसमें ड्रिफ्ट और शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आए और ये ह्यूमंस पे जो है वायरस हावी हो जाए। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो ये रेप्लिकेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वायरस अंदर है, ये सारी ये वायरल कॉलोनी में फैक्ट्रीज़ में हुआ। अब इसके बाद उसकी असेंबली हो जाएगी, लेट जीन एक्सप्रेशन होगा, लेट जीन एक्सप्रेशन नॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाएगा, स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो जाके कैप्सिड बना देंगे। अच्छा, अब मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ पे ये वाला सीन जो है, ये सीन ऐसे होगा, कुछ वायरस की जो प्रोजेनी उनके ऊपर वो इन्वेल्प नहीं होगा, कुछ के ऊपर इन्वेल्प होगा, वो चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वायरस जो है ना ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मेच्योर वायरस बन गया। अच्छा, अब ये जो मेच्योर वायरस है ये यहाँ तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा सेल लाइसिस करवा के, सेल को ब्रस्ट करवा के। यहाँ फिर ये क्या करेगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू जाएगा गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स ना इसके बाहर इन्वेल्प बना देगी, यानी वेजिकल बना देगी, और ये वेजिकल को लेके बाहर जल जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, और ये जो वायरस आएगा इसको ईवी कहते हैं।
इनवायर्ड वायरस कहते हैं, जबकि जो वो वायरस जो गोल्डी ऑपरेटर्स के पास नहीं जाते वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं, उनको एमवी कहते हैं, यानी कि मेच्योर वायरस कहते हैं। और यहाँ तक जो मैंने जितनी भी बातें की वो सेम है बर्ड और एनिमल के लिए, या फिर अदर डिजीज़ जिस जो पोक्स वैरायटी की वजह से हो रही हैं, चाहे वो ह्यूमंस में स्मॉल पोक्स हो रही है, या बर्ड में फॉल पोक्स हो रही है, या एनिमल में कैटल में एलएसडी हो रही है, या फिर पीपीआर हो रही है वगैरह वगैरह, या सूडो पोक्स हो रही है काऊ में, या फिर काऊ पोक्स हो रही है काऊ में। इस जहाँ तक सब के लिए रेप्लिकेशन जो है वो सेम ही है। और ये होस्ट स्पेसिफिसिटी जो है ना काऊ पोक्स में ये कम है, उसके जो पेरिफेरल जीन्स जो हैं वो जो ह्यूमन का स्मॉल पॉक्स वायरस है उससे मिलती जुलती हैं, इसलिए वो जो होता है ना मिल्कर नोड्यूल्स जो है जिसको हम कहते हैं ये सूडोकाउ पॉक्स को, वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर लेती है अगर स्किन के ऊपर अब्रेशन हो या वूंड हो। तो ये चीज़ है एलएसडी में जो पेरिफेरल जीन्स है ना वो ह्यूमन के स्मॉल पॉक्स वायरस से या अदर स्मॉल पॉक्स वायरस से अलग है, इस वजह से ये जो है सिर्फ कैटल को अफेक्ट कर रही है, बाकी स्पीशीज़ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही। जब सारी वो चीज़ लिखी है ये वायरल असेंबली होगी और फिर बाद में ये सब कुछ होगा एक्सोसाइटोसिस। अच्छा जहाँ पे एवी पोक्स जो वायरस है ना इसमें जो होता है इनवेल्व वायरस नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेच्योर वायरस होगा। मतलब इसके जो रेप्लिकेशन होने के बाद जो वायरस है वो गोल्जी प्लेटर्स के बाद नहीं भागा जाएगा कि मुझे मेरे ऊपर वो दे दो, आप मुझे इन्वेल्व दे दो, नहीं, वो एटीट्यूड में रहेगा अपने, तो वो रेप्लिकेशन करेगा, पूरी रेप्लिकेशन के बाद उसके ऊपर न्यूक्लियर कैप्सिड आएगा और वो सेल से बाहर चल जाएगा, और वो जल्दी में होगा, वो जाकर दूसरे सेल्स जो है नॉर्मल सेल्स है बर्ड के उनको जाकर इन्फेक्ट करेगा। तो ये एक्सेप्शन थी एवी पोक्स में और एलएसटी वायरस में। पैथोजन से मैं आपको बता चुका हूँ। जो रूट ऑफ एंट्री है वो जहाँ तो इंजेक्शन के थ्रू है, और ये जो यहाँ पे ब्रोकन स्किन है, और ये थर्ड पॉइंट जो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे प्रैक्टिशनर ने बिल्कुल इसको नज़र में नहीं रखा। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यूज़ की गई हैं। जिस एक इन्फेक्टेड एलएसडी इन्फेक्टेड एनिमल को जिस सिरिंज से ट्रीट किया गया ना, उसी सिरिंज से दूसरे एनिमलों को इंजेक्ट किया गया है। तो जो ये आउटब्रेक हुई है ना पाकिस्तान में, जो अब नेशनल एक इशू है, ये इंसेक्ट्स की वजह से हुई है, ये शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी आई है ना, और इसकी जो मोर्टेलिटी बुक में रिपोर्ट हुई है ना, जो आजकल के हालात है मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो बुक में तो इतनी मोर्टेलिटी इसकी लिखी नहीं गई, क्योंकि ये जो मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है जिसका स्प्रेड ज़्यादा हुआ है, वो तो प्रैक्टिशनर की गलती है साफ साफ। एक फार्मर को तो कुछ नहीं पता होता कि भाई एक आप गंदी जो है वायरल इन्फेक्टेड एनिमल की जो कंटेमिनेटेड सिरिंज है उससे आप दूसरे हेल्दी एनिमल को इंजेक्ट कर रहे हो, और इस पर मतलब समझ से बाहर है ये चीज़। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसे कर रहा है, खैर ये जो मैं यहाँ पे किसी अगर स्पेसिफिक जो है प्रोफेशन को तो नहीं मैं हिट करा, लेकिन ये जो सबसे गधे होते हैं ना, मतलब गधे एक वर्ड में बड़ा ऑकवर्ड सा है, लेकिन ये सच कह रहा हूँ मैं, ये जो असिस्टेंट है वेटनरी असिस्टेंट, इन्होंने तबाही की है ये सीरियसली। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ काफ़ी लोगों को जिन्होंने ये किया है, सॉरी टू से, बट ये सच है। और कुछ इस तरह के गधे वेटनेरियंस भी हैं जिन्होंने ये करा है, जिनको मैंने खुद देखा है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर हम साइड पे कर देना तो ये डिज़ीज़ शायद इतनी ना फैलती या इतनी मोर्टेलिटी ना होती। और कुछ ओनर भी गधे हैं जो कि अपने एनिमल को ट्रीट नहीं करवा रहे, और उनके कॉन्सेप्ट यही है कि बस जिस तरह वो कोविड-19 आया था जी वैक्सीन लगवानी, बस जो सही हो गया वगैरह वगैरह। खैर, तो ये बताया गया है इन्फेक्टेड एनिमल से डायरेक्ट जो है ये शॉर्ट रूट ट्रांसमिशन है, ये लॉन्ग रूट ट्रांसमिशन है इंसेक्ट के थ्रू, ये वो चीज़ बताई गई है। ये स्किन के लिए बता चुका हूँ। ये टिश्यू ट्रॉपिज्म का मैं आपको बता चुका हूँ, ये केराटिनोसाइट को अफेक्ट करता है और एपिथेलियल सेल्स को, जो मैं बता दिया जहाँ जहाँ होते हैं। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स मेरा नहीं क्या मुझे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो वेटनेरियन के अलावा फार्मर तक भी इस चीज़ से आगाह है, वो भी पहली नज़र में देख के पहचान लेता है इसको एलएसडी है, डिफरेंशियल डायग्नोस वो इजीली कर लेता है जितनी आ चुकी है डिजीज़। खैर, एनोरेक्सिया होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लैक्रीमेशन होगी। लैक्रीमेशन की होगी केराटाइटिस की वजह से। केराटाइटिस की होगी बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ
कॉर्निया जो होता है ना उसको केराटाइटिस कहते हैं। मैं आपको बताया कॉर्निया जो है ना आँख के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसकी 3 लेयर होती है। उसमें जो फर्स्ट लेयर वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, फिर उसके नीचे बेसमेंट में बयान आती है जो एपिथेलियल सेल्स, इसकी टिश्यू ट्रोपिज्म है तो वायरस वहाँ पे भी जाके रेप्लिकेट करेगा, केराटाइटिस हो जाएगी। केराटाइटिस के बाद विजन ब्लरिंग हो जाएगी और यहाँ फिर वहाँ पे ओडिमा होगा। यहाँ फिर अगर वो सीवियर कंडीशन होती है तो वहाँ पे कैटरेक्ट हो सकता है, और जिसे हम कह देते हैं यार मोतिया हो गया, वो वाली कंडीशन डेवलप होगी, क्लाउडी आई होगी। और यहाँ पे अगर वहाँ पे स्कैंडी इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन बॉइन केराटाइटिस भी हो सकती है, जिसे IB के कहते हैं या पिंक आई कहते हैं, ब्लू कलर की आई हो जाती है उसमें ना। नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नेज़ल डिस्चार्ज इसलिए भी होगा कि लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर इसलिए भी हो सकता है कि जो हमारी हमारी नहीं कैटल की नेज़ल म्यूकोज़ा है वो भी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, वहाँ पे डायरेक्ट जाके वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। और क्या होता है जी, अगर फॉर एग्जांपल नेज़ल है ना, वहाँ पे एक जो म्यूकोज़ा है वो कोबाइडल सेल्स की है, तो वायरस सेल के अंदर घुसेगा तो जब वो उसके अंदर एंटर हो जाएगा ना तो सेल अडेप्टेशन एक मैकेनिज्म होता है। जब हम जनरल पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसमें ये हम पढ़ते हैं सेल अडेप्टेशन मैकेनिज्म। वो जो कोबाइडल सेल है वो क्या करता है, वो मेटास्टेसिस करता है। मेटास्टेसिस के बाद वो कोलमनर में कन्वर्ट हो जाता है। कोलमनर सेल के साथ एक लेयर बनती है, मैं आपको ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये कोबाइडल सेल है, यहाँ पे वायरस आ गया तो ये अपने आप को सेल अडॉप्ट कर लेगा। अब अडॉप्टेशन क्यों होती है? अडॉप्टेशन होती है स्ट्रेस की वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से। 4 तरह की अडॉप्टेशन होती है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, अट्रॉफी, ये 4 तरह की अडेप्टेशन होती है। जो हाइपरट्रॉफी होती है ना वो होती है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। नॉन डिवाइडिंग सेल्स अब कौन से होते हैं बॉडी में? न्यूरोनल सेल्स जो नर्व्स हैं वो डिवाइड नहीं करती, कार्डिक सेल्स डिवाइड नहीं करते, और जो स्केलेटल मसल है ये भी डिवाइड नहीं करते, इनमें हाइपरट्रॉफी होता है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूँ ना आपको रूटीन वर्क में, तो आप ये जो एथलीट होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो ये जो लोग जिम जाते हैं उनके जो बाइसेप्स होते हैं या फिर वो जिस भी पर्टिकुलर मसल्स के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं वो उस मसल पे स्ट्रेस जनरेट करते हैं, तो उस मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो वो जो यानी कि बाइसेप्स हैं वो एक्स्ट्रा साइज के हो जाते हैं, कुछ इस तरह का होता है, तो वो हाइपरट्रॉफी वहाँ पे होती है। अब हाइपरप्लेजिया की मैं एग्जांपल दूँ, सिंपल एग्जांपल, तो आप प्रेग्नेंट फीमेल को देख लो, उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देख लो। जब फीमेल प्यूबर्टी की तरफ जाती है तो उसके ब्रेस्ट जो एनलार्ज हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाइपर प्लेजिया हो रहा होता है, सेल्स डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह वो जब वो प्रेगनेंसी में होती है तो उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। जब वो लैक्टेशन में होती है तब भी उसकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी लैक्टेशन ख़त्म होती है उसका ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। और इसके पीछे ये जो सारी चीज़ें हैं ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस के थ्रू हो रही होती हैं, मतलब हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से हो रही होती है। तो ये सेल अडेप्टेशन है बेसिकली। तो ये गोबलेट सेल है, इसके अंदर वायरस आया तो इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कोलमनर में, और इसके दरमियान इस तरह यहाँ पे एक नया सेल बनेगा जिसे हम गोबलेट सेल कहते हैं। और गोबलेट सेल जो है ये म्यूसिन प्रोड्यूस करेगा। म्यूसिन बेसिकली क्या होता है, ये म्यूकस होता है जो कि नेज़ल डिस्चार्ज के दौरान एक वाटरी सी कलर का, वाटरी सी कंसिस्टेंसी का नाक से बह रहा होता है एनिमल के। तो ये सारा किस्सा होता है, इस वजह से नेज़ल डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि लंग्स है, लंग्स में भी एपिथेलियल सेल मौजूद है, वहाँ पे भी डैमेज हो रहा है, तो वहाँ उसको रिमूव करने के लिए भी सेल खुद को अडाप्ट करता है, वो ज़्यादा म्यूसिन प्रोड्यूस करता है, और ताकि वो वायरस को शेड कर सके, बॉडी से बाहर कम कर सके, वायरल लोड को कम कर सके। यहाँ पे स्कैंडी इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बिकॉज रेस्पिरेटरी में, अपर रेस्पिरेटरी में और बैक्टीरिया है, लोअर रेस्पिरेटरी में एनरोब्स भी मौजूद है, तो वो भी इन्वेड कर जाते हैं ईजिली। जिस तरह के आप कह लो वो पास्टुरेला मल्टीसुडा है, इकोलाई इन्वेड कर सकता है, क्लिबशेला इन्वेड कर सकता है। इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो तो इसी इंतज़ार में होते हैं। इसके अलावा अदर वायरसेस जिसमें अडीनो वायरसेस है, रियो वायरसेस हैं, वो भी इसी वेट में होते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि नेज़ल डिस्चार्ज काज करवा सकते हैं। बेसिकली बेसिक फिजियोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है, वो ये थी कि सेल अडेप्टेशन के थ्रू ये बेसिक जो पैथोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकती है सेल स्ट्रेस की। नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, सीज़ हो जाती है। सीज़ इसलिए होती है कि जानवर खा पी नहीं रहा, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, मिल्क कहाँ से वो देगा।
एनिमल अबॉर्ट कर जाता है। एनिमल अबॉर्ट इसलिए करता है, ये वायरस है, मैंने आपको बताया सेल अडेप्टेशन होती है। तो जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग है वो भी तो एपिथेलियल सेल से बनी है। तो इस वजह से वहाँ पे जब सेल अडेप्टेशन होगी तो वहाँ पे जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो नहीं मेंटेन होगी, और स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एड्रेनालिन इंक्रीज़ होगा। एड्रेनालिन इंक्रीज़ जो होगा तो वो क्या करेगा, जो प्लेसेंटा है वहाँ पे जाके एक्ट करेगा और जो प्रोजेस्टेरोन है उसको कन्वर्ट करवा देगा एस्ट्रोजन में, और जो प्रोजेस्टेरोन बैरियर है वो टूट जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगी। आगे है स्किन नोड्यूल्स बन जाएंगे। स्किन नोड्यूल बता चुका हूँ आपको कि ये केराटिनोसाइट में जाके वो रेप्लिकेट करेगा, और केराटिनोसाइट जो है बेसिकली ये केराटिनोसाइट से भी ये नीचले यानी कि जाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एपिड सबसे क्या ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये वही यानी कि इसको कर लीजिएगा कंसिडर। पीछे एपिडर्मल बताया था, वो बेसिकली एपिडर्मस है। तो एपिडर्मस की जो होती है डर्मिस होती है। डर्मिस के बाद वो सबकुटेनियस फैट आ जाता है। उसके बाद फिर फेशिया आता है। फेशिया एक्सटर्नल फेशिया, इंटरनल फेशिया। इंटरनल फेशिया के नीचे मसल्स आते हैं, उन मसल्स के अंदर बोन्स होती हैं। ये सारा एक स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके ऊपर स्किन इस तरह कुछ होती है अटैच। तो स्किन नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो ये केराटिनोसाइट पे जाके रेप्लिकेट करेगा। वहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया सेल अडेप्टेशन होती है। जनरल पैथोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि सेल खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करता है उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए। मतलब कि पूरी बॉडी जो है वो इस वजह यानी कि इस अपने आप को इस काबिल बना रही होती है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल करे, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो तो बेचारा फेल है। मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, अर्ली जीन एक्सप्रेशन में VHRM रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी कीमोकाइंस रिलीज़ कर रहा होता है वायरस। इम्यून सिस्टम अब यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। अब बॉडी के सेल जो है वो खुद ही थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, हम इसको काबू कर जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो उनकी भूल है। वायरस उन पर वो कर चुका है अब अपना अटैक सेकेंड बारी में। तो स्किन नोड्यूल्स बन जाएंगे। इसके अलावा इंटरनल नोड्यूल्स भी बनेंगे माउथ में। माउथ के अंदर जो म्यूकोजा है वो भी एपिथेलियल की है, सॉफ्ट पैलेट में भी, वजाइना में भी। अब वो नोड्यूल्स बने, नोड्यूल बनने के बाद वो अल्सरेट कर जाएंगे। अल्सरेट वो क्यों करेंगे, एक सेल में से जब वायरस बाहर निकलता है दो तरीके से निकलता है, मैंने आपको पीछे बताया, मैं फिर बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकलता है, यहाँ पे वो लाइसिस के थ्रू। जैसे वो बाहर निकलता है तो वो सेल को ब्रस्ट कर देता है, सिंपल को तो वो फट जाता है। इसी तरह नोड्यूल्स जब फटते हैं तो वो अल्सरेट हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर वहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मौजूद है, जिसमें स्टेफिलोकोकस जो है वो प्रोमिनेंट है। वो वहाँ पे इन्वेड करेगा वुंड के अंदर, स्कैंडी बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करवाएगा और कंडीशन को वर्स कर देगा। वो वूंड में से अब्जॉर्ब होगा ब्लड में अब वारीमिया तो ऑलरेडी है, तो अब क्या है जी, बैक्टीरियमिया भी हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया भी ब्लड के अंदर आ जाएगा और जानवर जो है वो डेथ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट ना की जाए। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है ओडिमा। ओडिमा क्यों होगा ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये ज़रा लंबा पॉइंट है। आगे आज सेकेंडरी नमूनिया हो जाएगा। सेकेंडरी में आपको बता चुका हूँ कि जब उसकी वो जो स्लेटेड स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में रेस्पिरेटरी की वो मेटास्टेसिस की तरफ जाएगी। मेटास्टेसिस दो तरह की होती है, किसी भी टाइप के सेल्स का स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो जाना, ये मेटास्टेसिस है। स्क्वेमस मेटास्टेसिस कहते हैं। अब दूसरी जो मेटास्टेसिस है, किसी भी टाइप के सेल्स का कोलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाना है, इसको हम कोलमनर मेटास्टेसिस कहते हैं। अब नॉर्मली पता क्या होता है सेल के अंदर, रेस्पिरेटरी सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि सेकेंडरी निमोनिया कैसे होता है इसको। ये नॉर्मल सेल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये उनके ऊपर सीलियाँ होते हैं छोटे छोटे से ना, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बेस पे होता है। इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लैमिना प्रोपिया होती है, उस लैमिना प्रोपिया में मास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, बी सेल टी सेल्स होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। उसके बाद नीचे सब म्यूकोजा आ जाती है। सब म्यूकोजा दो तरह की होती है। इसमें जो है वो सब म्यूकोजा होती है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती हैं जो सर्कुलर होती हैं और लॉन्गिट्यूडल होती है।
और उसके बाद फिर यहाँ से रोज़ा आ जाएगी या एडवेंटिशिया आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉडी पार्ट है। अगर तो वो सस्पेंडेड है तो उसके बाहर जो होगी एक्सटर्नल जो होगी ना लेयर, वो होगी सिरोज़ा। अगर वो एडहेरेंट है तो उसके बाद होगी एडवेंटिशिया। एग्जांपल दो तो ब्लड वेसल्स की एक्सटर्नल लेयर है वो एडवेंटिशिया होगी, जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। अगर मैं आपको सस्पेंडेड ऑर्गन की एग्जांपल दूँ तो आप एग्जांपल ले लो यूट्रस की, रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके जो बाहर वाली लेयर होगी वो सिरोज़ा होगी। या इंटेस्टाइन को ले लो, वो मेजेंटेरी जिसको कवर करती है वो सिरोज़ा के साथ अटैच होती है। तो खैर ये जो सेल्स है ना, अब यहाँ पे इसमें वायरस आ गया है, ये वायरस आ गया, ये सेल्स जो है ये स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह के। तो जब ये स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके सीलिया डैमेज हो गए, इनके सीलिया बल्कि वैसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो गए। इसको हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कह देते हैं। तो मेटाप्लेजिया हो गया, अब सीलिया ऊपर नहीं रहे, तो अब सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी के अंदर गोबलेट सेल भी, अब वो जो नॉर्मल म्यूसिन प्रोड्यूस हो रहा था वो रेस्पिरेटरी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, बॉडी से बाहर नहीं आएगा, वो लंग्स के अंदर रहेगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देगा, ओडिमा हो सकता है पल्मोनरी ओडिमा, या फिर ये जो म्यूकस होता है, म्यूसिन होता है, ये म्यूकोपोलिसक्राइड का बना होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे वो जो रेजिडेंशियल बैक्टीरिया होंगे ना वो ओवर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और सेकेंडरी निमोनिया काज करेंगे। अब मस्टाइटिस जो है वो भी ऐसे ही होगा, सेम फिजियोलॉजी है। लेमनाइटिस जो है, लेमनाइटिस को मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल की एज जितनी ज़्यादा होगी ना उसमें लेमनाइटिस के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न यह है कि जैसे जैसे एनिमल की एज इंक्रीज़ होती जाती है ना, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होती जाती है, जो है ना उसमें फ़ैट कंटेंट जो है उसके अंदर डेपोजिशन के चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं। उसमें वो जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है ब्लड वेसल्स की, वो नहीं रहती उतनी जितनी एक यंग एनिमल में होती है। इसी तरह ह्यूमन्स में भी सेम होता है। तो क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये उसके कॉर्नियम को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस आएगा ना तो यहाँ पे शंट होगा, ब्लड शंटिंग होगी, मतलब ब्लड आएगा वो सपोज, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको, ये आर्टरी है, ये वेन्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड आता है यहाँ से, यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, ब्लड यहाँ से, ओहो सॉरी, ब्लड यहाँ से आएगा, वो यहाँ से होकर दोबारा वापस जाएगा, नहीं इस पार्ट को, ये जो ब्लू कलर का है इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएंगी, यहाँ के सेल्स जो है वह नेक्रोटाइज हो जाएंगे, एपोप्टोसिस हो जाएगी या नेक्रोटाइज हो जाएगी। अब तो 3 टर्में और भी आ गई हैं, जिसके फेरेप्टोसिस कहते हैं और नेक्रोप्टिक्स कहते हैं और प्रोप्टोसिस कहते हैं। ये 3 टर्में नहीं आ गई पैथोलॉजी में, लेकिन हम पुरानी को देखें तो यहाँ पे जो एपोप्टोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सेल डेथ हो जाएगी तो वो जो बॉडी को वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे डेड सेल, और एनिमल लेमनाइटिस हो जाएगी। और जब ये ब्लड शंटिंग होगी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ओडिमा होता है, जो लेग स्वेलिंग होती है और ओडिमा हो जाता है, वो क्यों कैसे होता है, ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से कैपिलरीज हैं, और ये जो ग्रीन कलर में बना रहा हूँ ये वेन्स हैं, मैंने बना दी। तो क्या होगा जी, ब्लड यहाँ से आएगा, ये मैं ऑरेंज कलर का ब्लड बना दिए, तो ब्लड जाएगा वो यहाँ से होके यहाँ पे जाएगा, और ये जो सारी वेन्स इकट्ठी होकर थोरेसिक डक्ट से होके वेना कावा में जाएगी, वेना कावा से ये राइट एट्रियम में जाएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ये
जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में से ये ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा आएगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगी अरोटा में भी आगे डिफरेंट ब्रांचेज है, लेफ्ट सबक्लेवियन वगैरह वगैरह, वहाँ से ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अब LSD में क्या होता है, काफ़ी स्ट्रेस आता है बॉडी के अंदर, सॉरी एनिमल के अंदर, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। वो क्या करता है, ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना पिंक कलर में, ये जो है कैपिलरीज है, इनको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। एक तो कंस्ट्रक्शन करवाता है, दूसरा इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज करवा देता है। परमेबिलिटी इंक्रीज ऐसे करवाता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यानी कि ये मैं यहाँ बताऊँ ये वो परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे करता है। सपोज ये कैपिलरी है, ये एंडोथेलियम से मिलके बनी है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं एड्रेनालिन के लिए, जो कि रिसेप्टर्स होंगे बीटा 1 या फिर अल्फ़ा 1। तो यहाँ पे एड्रेनालिन आके बाइंड हुआ, जब यहाँ पे एड्रेनालिन आके बाइंड होगा ना, तो इसकी परमेबिलिटी मैं ये नीचे वाले शो करता हूँ इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इनके सेल्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो यहाँ पे ऊज आउट होना हो जाएगा। ब्लड बेसिकली यहाँ पे मेरा मतलब है प्लाज्मा जो है ना वो एक्स्ट्रा सेल है, ये टिश्यू स्पेस है, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस वजह से एनिमल को ओडिमा यानी कि कंस्ट्रक्शन होगी, परमेबिलिटी, ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से होकर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ओडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखने को सिर्फ ओडिमा लग रहा होता है, लेकिन बॉडी में कह लें ड्रास्टिक चेंज आ रहा होता है। उसके जो राइट हार्ट फेलियर के ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, अब ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, वो थोड़ा ब्लड यहाँ पे जा रहा है, वेनस रिटर्न जो है ना, वेन्स के थ्रू ब्लड जो है राइट एट्रियम में वो थोड़ा जा रहा है। तो अब क्या होगा, जब थोड़ा ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, तो मतलब थोड़ा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, मतलब थोड़ा ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में, मतलब थोड़ा ब्लड आएगा लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में, मतलब थोड़ा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड थोड़ा जाएगा तो वो पंप कैसे करेगा उस ब्लड को बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज की ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए। तो वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल एडेप्टेशन होती है, तो इस वजह से वहाँ पे सपोज अ, ये वेंट्रिकल जो है ना, इसके सेल्स अट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, अट्रोफी नहीं सॉरी हाइपरट्रॉफी। तो इसके सेल जो है हाइपर एट्रोफाइड हो जाएंगे। अब जब ये एट्रोफाइड होंगे तो इसके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी, ये वाली ना, मतलब अब थोड़ा ब्लड आएगा तो ये इजीली कंट्रैक्ट करेगा जोर से और ब्लड को बाहर पुश कर देगा अरोटा में, ताकि वो ब्लड को पहुंचा सके। लेकिन दिल यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको नहीं पता अगर कि वो अगर सेल्स को अडेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई दे सकेगा। यहाँ पे वो बेवकूफ़ी करता है। खैर, तो वो सेल अडेप्टेशन हो जाएगी, लेकिन अब बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम है, ब्लड वॉल्यूम ही कम है, तो उसकी वो जो कोनियम है, जैसे मैंने बताया आपको लेमनाइटिस कैसे होती है, वहाँ पे भी ब्लड शंटिंग हो रही है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो वेनस रिटर्न है वेना कैवा में, वो राइट एट्रियम जो है वो भी ज़ोर से कंट्रैक्ट कर रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट कर रहा है। दो कंडीशन डेवलप होंगी यहाँ पे, यहाँ तो उसको राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, जिसे हम सिंपली कहते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो है वो अरिथमिया की वजह से, लेफ़्ट वेंट्रिकल की फिब्रिलाइजेशन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, बल्कि ये सडन डेथ होगी। इसके अलावा जो पल्मोनरी ओडिमा होगा, जैसे मैंने आपको बताया म्यूसिन की वजह से, या फिर ब्रोंकोनिमोनिया जो होगा, वो जब वो इन्वेड करेगा तो वो प्लूरा तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे भी यानी कि एनिमल की डेथ हो सकती है। तो ये वायरस ऐसे डेथ काज करवा रहा है एनिमल्स में। खैर,
तो ये स्कैन ये पॉइंट हो गया सर। इसका डिमा भी बेसिकली ऐसे ही होगा जैसे ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था लेमनाइटिस के लिए, या फिर वो जो ब्लड वेस कैपिलरीज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो प्लाज्मा ऊज आउट करेगा। अब ब्रिस्किट एडिमा क्यों होगा और कहीं क्यों नहीं, क्योंकि ब्रिस्किट जो है ना वहाँ पे बेसिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वहाँ पे ज़्यादा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जो प्लाज्मा आएगा वहाँ पे वो जो होगा प्लाज्मा वो चार्ज होगा, मतलब कि पोलर होगा, और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो भी पोलर होंगे। और आपको पता है जो पोलर होगा वो पोलर को अट्रैक्ट करके रखेगा। सपोज कर रहा हूँ बस, करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में नेगेटिव चार्ज है, प्लाज्मा में पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे और वो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा, ऑस्मोलैरिटी जो है ब्लड की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, और सारे का सारा प्लाज्मा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा वो ब्रिस्किट रीजन में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सिंपल पंजाबी झालर जो कहते हैं वो जैसे उसके अंदर पानी सा है। ये पिक्चर्स हैं एलएसडी की, ये आप सब ने ये देखी होंगी जो जो एलएसडी को डील कर रहे हैं। ये आई जो है ये कैराटाइटस हो गया है, सॉरी ये कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है, और सेकेंडरी इसको कैराटाइटस हो जाएगा और आईबी की हो जाएगा, और इसकी यानी कि ये कैटरेक्ट है, ये इसको क्लाउडीनेस हुई पड़ी है। ये बफेलो को भी इफेक्ट करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती। ये स्किन लीजन उसके ऊपर दिखाए गए हैं, शायद इसको तो काफ़ी किया हुआ है। डिफरेंशियल डायग्नोज क्या है जी, इसका जो डायग्नोज है ना वो टिपिकल स्किन लीजन है। और एक बात याद रखिए, पहले मैं आपको बाकी बताता हूँ। काउपॉक्स जो है, सूडो काउपॉक्स जो है, बोआइन पस्टुलर स्टोमाटाइटिस, मतलब ये जो पस्टुलर स्टोमाटाइटिस होगी जैसे मुंह के अंदर लीजन हो गया, माउथ के अंदर, सॉफ्ट पैलेट के अंदर, हार्ड पैलेट के अंदर, या एसोफेगस के अंदर, स्किन के ऊपर कोई लीजन नहीं होगा। बीपीएस में एफएमडी में जैसा मुंह खोर कहते हैं, ये भी आप इजीली डायग्नोस कर सकते हो। माउथ के अंदर लीजन हो गए, उसके हूफ के अंदर हो गए, स्किन के ऊपर नहीं होंगे, अडर के ऊपर हो सकते हैं एफएमडी में। तो अब ये जो काउपॉक्स है, सूडो काउपॉक्स है, सिंपली मैं आपको वर्ड कहूँ, ये जो डिजीज़ है ना ये एंडेमिक होगी, मतलब ये एक दो हर्ड को नहीं होगी, ये स्टेट लेवल पे होगी, यहाँ ये नेशनल लेवल पे होगी, यहाँ ये इंटरनेशनल लेवल पे होगी। जो इशू है एलएसडी का, तो ये इजीली डायग्नोज आप इससे कर सकते हो। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मेरा एनिमल है उसके वो पॉक्स बन गया, अब इसको पता नहीं एलर्जिक रिएक्शन है, एलएसडी है, एफएमडी है, क्या है। जब आपको पता होगा ना इर्द गिर्द इलाके में यार एलएसडी आई है, तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, वो एलएसडी है। और एलएसडी में नोड्यूल 1 to 5 सेंटीमीटर होते हैं, और समटाइम तो इससे भी बड़े बड़े मैंने देखे हुए नोड्यूल। जबकि एलर्जिक कंडीशन में जैसे हम अर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं, उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पिंपल्स टाइप बने होते हैं, 1 to 2 मिलीमीटर के यानी कि बने होते हैं नोड्यूल, पिंपल्स से होते हैं, जिसे हम वो मेरे नाम नहीं जेहन में आ रहा, ओडिमा पित्ती या इस तरह कुछ कहते थे उसको। वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है। नेथलिंग स्ट्रेन है जो इस वक्त पाकिस्तान में आई हुई है, और दो स्ट्रेन होते हैं ना, कन्यान स्ट्रेन होती है, नेथलिंग स्ट्रेन। ये नेथलिंग स्ट्रेन आई हुई है पाकिस्तान में, तो इसकी लाइव एटेनुएटेड नेथलिंग स्ट्रेन जो है वैक्सीन अगेंस्ट इसकी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता चाहता हूँ कि ये लोग पूछते हैं वैक्सीन कौन सी ठीक है जी। देखिए जितनी भी वैक्सीन है ना, सारी की सारी वैक्सीन ठीक है। हाँ, अगर किसी को डिज़ीज़ आ रही है तो उसमें कसूर जो वो प्रैक्टिशनर का है, आधा कसूर ओनर का है, आधा कसूर प्रैक्टिशनर का है। लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा कसूर जो है वो प्रैक्टिशनर का है। अब वैक्सीन करने का तरीका कार क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीनेशन जब भी करी जाती है तो सबसे पहले हम उस एनिमल की डिवॉर्मिंग करवाते हैं। ये जो पेट्स वाले होते हैं ना, पेट से डील करते हैं, उनको ये चीज़ काफ़ी यानी कि समझ में आती है कि अच्छा है ये इस तरह की करी जाती है वैक्सीन प्रोटोकॉल। ये जो लाइफ स्टॉक के प्रैक्टिशनर हैं इनको छोड़ दें। तो क्या किया जाता है, पहले डिवॉर्मिंग करी जाती है, डिवॉर्मिंग के बाद क्या होता है, इम्यून बूस्टर दिए जाते हैं, एपिटाइज़र साथ दिया जाता है। ये 3-4 दिन के प्रोसेस के बाद उसको वैक्सीन करी जाती है। वैक्सीन करने के बाद क्या है, और वैक्सीन भी कैसे करते हैं, वैक्सीन हम करते हैं जो नीडल है ना एक, वो दूसरे एनिमल पे यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक एनिमल को इंजेक्ट कर वो डिस्कार्ड कर देते हैं। डोज और रूट जो है वैक्सीन के वायल के ऊपर मेंशन्ड होता है। अब वैक्सीनेशन के बाद भी 2 से 3 दिन एपिटाइज़र प्लस इम्यून बूस्टर दिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल होता है जो कि फॉलो नहीं हो रहा। आप भी इर्द-गिर्द अपने देख सकते हैं क्या हो रहा है। इवन अगर आप खुद प्रैक्टिशनर हैं तो आप खुद को भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपने कितने एनिमल में स्प्रेड करवाई होगी। तो ये प्रोटोकॉल होता है वैक्सीनेशन का। और एक और तरीका, अब हमारे यहाँ क्या कहते हमारे, अब मैं बताने लगा प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, वो एक वाइल लेता है,
लंप स्किन डिजीज़ वैक्सीन की, उसके अंदर 10 डोजेज़ हैं। अब रिकमेंडेड ये हैं कि वो जो वाइल है ना जिसके अंदर आपने डाइल्यूटेंट मिक्स कर लिया है उसको उसी टाइम पे यूज़ करना है। उसी टाइम अगर 10 डोजेज़ ना तो 10 एनिमल को इंजेक्ट कर दो। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 एनिमल को इंजेक्ट किया ना, आपके पास 8 डोजेज़ बाकी हैं, तो उसको आपने फर्दर स्टोर करके नहीं रखना, उसको डिस्कार्ड करना है। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, 25 वो डोजेज़ वाली वाइल ले लेते हैं, क्योंकि उसको वो सस्ती पड़ती है। वो एक एनिमल को इंजेक्ट करता है और बाकी को बैग में रख के वो घूमता है सारे इलाके में। अब वो वाइल जो है 25-24 डोज जो बची हैं, चाहे वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, चाहे वो महीने में ख़त्म हो, उसको उस चीज़ से कंसर्न नहीं है। जबकि जो वो वाइल है ना जिसमें डाइल्यूटेंट मिक्स कर लिया, वो बेकार है, वो फजूल है। अब वो डिजीज़ ही काज करवाएगी, वो वो जो इम्यून सिस्टम है उसको तो नहीं वो इनिशिएट करवाने वाली। तो ये भी एक रीज़न थी इस डिज़ीज़ के आउटब्रेक की। तो इसके अलावा ऑनर जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करता कि एनिमल की डिवर्मिंग टाइम पे करवाई जाए या फिर वैक्सीन टाइम पे करवा जाए। ऑनर जो है वो डरता है कि यार ये डिजीज़ जो वैक्सीन की वजह से फैली है। वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन की वजह से एनिमल पर स्ट्रेस होता है, डिजीज़ काज करवा सकती है वैक्सीन, लेकिन ये जो आपको मैंने तरीका बताया ना, प्रोटोकॉल, इस तरीके से 99% चांसेस है कि डिजीज़ काज नहीं करवाती वैक्सीन। तो ये वजह होती है जो ओनर की साइड से कुछ गलतियाँ, कुछ प्रैक्टिशनर की साइड से। इनको अगर मद्देनज़र रखें तो शायद ये डिज़ीज़ इतनी ना फैलती। खैर, इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट है। वायरल डिजीज़ है, सपोर्टिव चीज़ें देनी है हमने। जो मैंने ये फिजियोलॉजी आपको बताई है डिटेल में, इसको हमने रिवर्स करते जाना है। सॉरी, पैथोलॉजी बताई है, इसको हमने रिवर्स करते जाना है हमने सिंपली। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमने एंटी हिस्टामिन यूज़ करना है। एंटी हिस्टामिन यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? जब भी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी एंटीजन हो, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल सेल्स को ये अफेक्ट करता है। एपिथेलियल सेल की मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, मैं फिर बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये कोई भी एपिथेलियम है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसके अंदर मास्ट सेल्स हैं। कोई भी इंजरी हो, थर्मल, कोल्ड, केमिकल या फिर फिज़िकल, कोई भी इंजरी हो, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, फंगल, प्रायन, कुछ भी हो, ये जो मास्ट सेल है ना, ये हाईली सेंसिटिव हैं। ये क्या कहते हैं, इसके अंदर प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये उसको रिलीज़ करते हैं। हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं। हिस्टामिन क्या कहते हैं? हिस्टामिन जाके एपिथेलियल सेल पे एक्ट करते हैं और इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? मतलब ये उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी। ये जो खाली जगह है ना, ये इंक्रीज़ होगी। अगर सपोज़ ये जो एपिथेलियम ये ब्लड वेसल्स के अंदर है, तो इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम की जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो प्लाज्मा ooze आउट कर जाएगा सब टिश्यूज़ में, या फिर सराउंडिंग जो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगी वहाँ पे। तो ये ओडिमा काज करवाता है हिस्टामिन जो है, जो कि डिफरेंट जगह से रिलीज़ होता है। डिफरेंट सेल, मास सेल जो है डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो एनिमल जो है, रूमिनेंट्स हैं, इनके गट में भी हिस्टामिन रिलीज़ होता है। वो हम जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। सिंपली मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो फोडर है ना, वहाँ से भी हिस्टामिन को वो प्रोड्यूस करवा देते हैं माइक्रोफ्लोरा। तो हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग हम इसलिए देते हैं। बाकी ये एंटी एलर्जिक है। ये एंटी एलर्जिक तब साबित होता है जब हम हिस्टामिन के अंदर जब मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन अभी बाहर नहीं आया होता। ये जस्ट उतनी हद तक यानी उसको काबू कर सकते हैं हिस्टामिन। मतलब सपोज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हिस्टामिन है, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल के अंदर ये हिस्टामिन है, इसके ऊपर रिसेप्टर है मास्ट सेल के ऊपर। एंटी हिस्टामिन यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा और ये जो अंदर हिस्टामिन है ना, एच, इसको बाहर नहीं आने देगा। लेकिन अगर एक बार मास्ट सेल एक्टिवेट हो गया, ये हिस्टामिन बाहर आ गया, तो ये जो एंटी एलर्जिक है ना, ये इसको कुछ नहीं कह सकता, ये फजूल है फिर। तो ये एंटी हिस्टामिन हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम NSAID यूज़ करेंगे। NSAID जो है वैसे ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो लंपी स्किन के लिए, ये पर्सनली एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो रिकमेंडेशन है वो भी ये, इसको IV करना है। सारी की सारी ड्रग्स को हमने इंट्रावेनस रूट से यूज़ करना है। ये जो NSAID है,
एनसेड को हमने इंट्रावेनस दे देनी है, इंट्रामस्कुलर। एनसेड क्या होता है? नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी। कुछ प्रैक्टिशनर या कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछे होते हैं कि इसको हमने डॉक्टर साहब हमने डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए आंसर है बिल्कुल नहीं। रीज़न मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुके हैं। जो वायरस है, जो VHRM फैक्टर रिलीज़ कर रहा है, मतलब वो तो इम्यून सिस्टम का पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है वायरस ने। तो अगर हम एडिशनली डेक्सामेथासोन देंगे या फिर प्रेडनिसोलोन देंगे या कोई भी स्टेरॉइड देंगे, बेसिकली ओडिमा की कंडीशन में, यानी कि वो पूछे होते हैं प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट्स, तो वो ओडिमा तो बेशक शायद सही हो, शायद, जो कि नहीं होने वाला सही कभी भी, लेकिन इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क ऑलरेडी है, स्टेरॉइड और इम्यून सिस्टम को डाउन कर देंगे। तो इसलिए इस वायरल केस में या फिर किसी भी वायरल केस में डिफरेंट कंडीशन होती हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हर वायरस जो है वो कुछ ना कुछ फैक्टर रिलीज़ करवाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क करता है, इसलिए हम वायरल स्टेरॉइड को यूज़ नहीं करते। देन फ्लूइड थेरेपी जो है ये मस्ट है। अब क्या होता है जी, कुछ कह देते हैं लोग कि ये जानवर या खा पी रहे हैं, लंपी स्किन है, कोई नहीं, इसको फ्लूइड थेरेपी नहीं करनी। खा पी रहा है मतलब थोड़ा खा पी रहा है, पार्शियल एनोरेक्सिया है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जब प्लाज्मा शिफ्ट होता है ना ब्लड वेसल से ल्यूमन में, जीआईटिक ल्यूमन में प्लाज्मा शिफ्ट होता है, तो जो है वो डिहाइड्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, हीमो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। हीमो कंसनट्रेशन जब कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वो थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्बोलाई बन जाता है, यहाँ पे वो हार्ट फेलियर की तरफ कंडीशन जाती है। फ्लूइड थेरेपी मस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत से इसके फ़वाइद हैं। ये ओडिमा यानी कि ओडिमा से यानी कि रिकवरी के लिए भी फ्लूइड थेरेपी यूज़ करती है। फ्लूइड थेरेपी जो है हमने डेक्सट्रोज़ 5% यूज़ कर लेना है या फिर नॉर्मल सलाइन डेक्सट्रोज़ 5% यूज़ कर लेना है। पर्सनली मैं डेक्सट्रोज़ 5% यानी कि यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीविटामिन और अमाइनो एसिड प्रिपरेशन देनी है। रीज़न ये है कि ताकि ब्लड के अंदर जो है ऑस्मोटिक लेवल जो है, ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो मेंटेन है और ओडिमा से बचा जा सके। लिवर टॉनिक यूज़ करना है, और लिवर जो है वो एनरोबिक रेस्पिरेशन करके वैसे ही ख़त्म होने को आया हुआ होता है, क्योंकि एनिमल खा पी नहीं रहा। अब क्या है, बॉडी में सबसे पहले उसके जो ग्लाइकोजन रिजर्व हैं वो यूज़ होंगे, फिर उसके बाद फैट जो है बॉडी में वो यूज़ होगा, उसके बाद प्रोटीन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से लिवर के ऊपर एनरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हमने लिवर टॉनिक यूज़ करना है। बी कॉम्प्लेक्स हमने यूज़ करना है, बिकॉज एनरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कोएंजाइम्स हैं वो बी वाइटामिन जो हैं वो एक्ट एज अ कोएंजाइम हैं, रोल प्ले करते हैं, इस वजह से हमें बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है। एनर्जी सोर्स है, सिंपली मैं कहूँ तो एंटीबायोटिक जो है वो हमने स्टेटिक यूज़ करनी है, अवॉइड करना है टेट्रासाइक्लिन से। तो वो टेट्रासाइक्लिन इसलिए अवॉइड करना है कि हम जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे ये दो सेंटर, एक स्टेटरी सेंटर है, एक है हंगर सेंटर। स्टेटरी सेंटर मतलब होता है कि खाना खाने के बाद जो फीलिंग होती है ना कि मतलब और नहीं खाना खाया जाना, मैं बिल्कुल आई एम डन, ठीक है। तो वो जो आई एम डन वाली फीलिंग होती है ना, वो स्टेटरी कहते हैं उसको। और जो हंगर होता है मतलब अभी और खाना है, भूख लगी है, तो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, या जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है, चाहे वो डॉक्सी है, चाहे मिनोसाइक्लिन है या टेट्रासाइक्लिन है, वो जाके स्टेटरी सेंटर को यानी आम डन, ठीक है, आम डन वाले सेंटर को एक्टिवेट कर देती है, हंगर सेंटर को सप्रेस कर देती है, यानी वो भूख को कम कर देती है, और एक एनिमल जो ऑलरेडी नहीं खा रहा उसको तो वो मज़ीद यानी कि डिप्रेस कर देती है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन के अलावा कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर लो। पर्सनली मैं जो है ये ऑगमेंटन जो कंपोजिशन होती है इसमें, ये क्लेविनेट और प्लस अमोक्सिलिन ये वाला यूज़ करता हूँ एंटीबायोटिक। रीज़न ये होता है वो उन एनिमल में यूज़ करता हूँ जिनको रेस्पिरेटरी इशू बहुत ज़्यादा होता है, अदरवाइज मैं बिल्कुल स्टेटिक से एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर लो, नैरो स्पेक्ट्रम कर लो, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कितनी है। सोडा बाइकार्ब यूज़ करवाना होता है आपने 30 to 40 ग्राम या 50 ग्राम भी यूज़ करवाना होता है वो एनिमल जो पानी पी रहे होते हैं उनमें। रीज़न ये होती है कि जब एनिमल इनटेक डिक्रीज़ हो जाता है तो उसके जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब पीएच इंक्रीज़ होती है तो एसिडीनीमिया वगैरह के यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वैसे भी जब ग्लूकोनियोजेंसिस होती है तब भी हाइपरकलीमिया जो है ना वो हो जाता है, और तो उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडा बाइकार्ब। और इसके अलावा ओआरएस देने हैं उसका, ताकि एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। आइवरमेक्टिन जो है, आइवरमेक्टिन ये एक बार हमने यूज़ करना है
प्रोफिलैक्टिकली, ताकि जब नेक्स्ट टाइम भी अगर उसको इंसेक्ट बाइट करें तो वो उनकी जो बाइट है वो अफेक्टिव ना रहे। और अगर फॉर एग्जांपल एक एनिमल इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे एनिमल को जाके इन्फेक्ट करने की कोशिश करे, तो इस जो प्रोसीजर्स को रोका जा सके। इसके अलावा जो एवरमेक्टिन है ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी है, लेकिन पोक्स वैरायटी के लिए इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी अभी तक कोई यानी कि रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन कोविड-19 में इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी रिपोर्टेड है। ये इस तरह के डिफरेंट मीडिएटर्स हैं, उनको ये इंटरफेयर करता है। तो होप कि इसकी पोक्स वैरायटी के अगेंस्ट भी हो, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। लेकिन इसकी एंटीवायरल कोविड के लिए तो है इसकी, और इसको हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी, अगर तो नोड्यूल एरेप्ट हो गए हैं, ज़ख्म बन गए, वुंड बन गए, तो वहाँ पे आपने कोई भी यानी कि टॉपिकल बैक्टीरियल फार्मूलेशन या कंपोजिशन लेके वो उसके ऊपर यूज़ करनी है, या फिर कुछ स्प्रे यूज़ कर लें एंटीसेप्टिक। तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी 10 पॉइंट है ना, ये 10 के 10 जो ड्रग्स हैं यहाँ पे डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी प्रेगनेंसी सेव हैं। चाहे वो फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट एनिमल हो, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे वो 9th मंथ पे हो प्रेग्नेंट, ये सारी की सारी सेम है। बेशक आप आईवी यूज़ करो या आईएम करो या सब कट करो, ये सारी की सारी यूज़ है। एवरमेक्टिन के नज़दीक लोगों का बड़ा डर होता है जी ये हम यूज़ करें ना करें, ये बिल्कुल सेफ है। इवन कि अगर एवरमेक्टिन की डोज जो है ना वो 1 ml बनती है ना एक प्रेग्नेंट एनिमल में, अगर आप उसको 10 ml भी लगा दोगे ये तब भी सेफ़ है, ये साइड इफ़ेक्ट काज नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है, ये जो है इसका इंसेक्ट पे होता है इफेक्ट, या फिर इंटरनल पैरासाइट पे, ये जाके क्लोराइड जो गेटेड चैनल है ना उनको इनहिबिट करता है। और मैमल्स में या ह्यूमन में क्लोराइड गेटेड जो चैनल्स हैं इन्हीं सेल्स के अंदर, इसलिए इसकी 10 टाइम्स हायर डोज जो भी है ना वो मैमल्स या ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य वाई यूज़ करिए ना, नहीं, इसको विद इन रेंज जो है उसके अंदर ही यूज़ करना है। तो ये सारी ट्रीटमेंट थी। पर्सनली मैं ये ट्रीटमेंट यूज़ करी है तो मुझे तो यानी कि मतलब कि 80 to 90% रिज़ल्ट मिले हैं फील्ड के अंदर। बाकी इसके अलावा सीरम अवेलेबल है। सीरम का ये होता है कि जो कि अब हम खुद सीरम बना रहे हैं ना वो तो बिल्कुल फ़जूल है। क्या कर रहे हैं जी, फील्ड में ब्लड ले रहे हैं एनिमल का, उसको रख रहे हैं जी, वो क्लॉट हो गया, ब्लड को निकाल दिया, ब्लड सेल को ऊपर वो सीरम है जी, सीरम को दूसरों को लगा रहे हैं। ये कैसा सीरम है भाई? सीरम को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है, तब जाके सीरम बनता है। हमें नहीं पता उसके अंदर आईजीजी कौन सी, आईजीजी की 4 टाइप्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमें नहीं पता उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। सीरम के अंदर बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते जबकि प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो ये सीरम बिल्कुल बकवास सी प्रैक्टिस है जो कि फील्ड में की जा रही है, इसका कोई यानी कि रिजल्ट नहीं है। बाकी सीरम जो प्रीपेड सीरम है ना, जो ब्रांडेड सीरम जो है, इंपोर्टेड सीरम जो है, पाकिस्तान में तो नहीं बन रहा, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उसके रिज़ल्ट हैं। लेकिन उसके रिज़ल्ट ऐसे हैं कि हमें एक बार नहीं यूज़ करना, उसको हमें यूज़ करना है तकरीबन 3 से 5 बार हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। और उसको हम इन्फ्यूजन के थ्रू यूज़ करते हैं। फील्ड में आईएम लगा रहे हैं, सब कट करें हम वगैरह, लेकिन अगर उसको इन्फ्यूजन के थ्रू यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देता है। और जो कि देखा जाए तो फील्ड में वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है ट्रीटमेंट। लेकिन अगर इन्फ्यूजन के थ्रू यूज़ किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो ये सारी ये डिटेल थी एलएसडी डिज़ीज़ की। तो इस चीज़ और एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, अभी भी ये डिज़ीज़ है तो जो प्रैक्टिशनर हज़रात हैं, खुदारा वो ज़रा रहम करे जानवरों पे, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो चुकी है, बहुत से फार्मर का नुकसान हो चुका है। वो जो ट्रीटमेंट है ना उसके लिए वो एक ही सिरिंज ना यूज़ करें। वो देखें, ओनर को सीधी बात बता दें कि आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका जानवर जो है वो काफ़ी चांसेस है कि वो सेफ रहे, वो मरे ना। वो उसको सारी बात क्लियर करें। और जो सिरिंज हैं, नीडल हैं, वो अलग अलग ही यूज़ करें ताकि डिज़ीज़ अब तकरीबन फैल चुकी है। अब तो शहर शहर में डिज़ाइज, लेकिन एटलीस्ट मोर्टेलिटी को तो रोका जाए इससे, और जो जानवर सेफ हैं उनको भी बचाया जाए। तो ये ख्याल करना चाहिए प्रैक्टिशनर को। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जिसका भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।